नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएनसी धनखड़ नर्सिंग कैरियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज साथियों आप सभी की मुलाकात एक उस नर्सिंग एस्पायरेंट से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी यूपीयूएमएस में ऑल इंडिया रैंक 13 किया है। एंड और एक अचीवमेंट अगर उनके साथ जोड़ी जाए तो उन्होंने अभी 2024 में जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो आपका एग्ज़ाम था उसमें भी उनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 84 था। तो स्वागत करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे साथियों ज्योति जी का। पूछेंगे कि इस जर्नी के ड्यूरेशन में कैसे उन्होंने खुद को स्टेबल रखा, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या डाउट्स हैं, किस तरीके से उन्होंने सिलेबस को कवर किया, टीचर की क्या क्या उन्होंने मदद ली, कैसे ली, किस शेड्यूल को वो फॉलो करते थे, और इन द एंड जो एक टैग है नर्सिंग ऑफिसर का, फाइनली शी हैज़ डन इट विद ऑल इंडिया रैंक 13। स्वागत करते हैं ज्योति जी का। First of all, good morning to everyone. Thank you, sir, to give me opportunity to introduce myself. My name is Jyoti. मेरी स्कूलिंग थी जो आरोही मॉडल स्कूल घसों से हुई। उसके बाद आफ्टर 2018 में मेरा गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट सफ़ीदों से मेरा सिलेक्शन हुआ। 22 में मेरा ग्रेजुएशन जो है पास आउट हो गया था। आफ्टर दैट मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। तो मतलब एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा उधर का। तो बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है, वर्कलोड इतना ज़्यादा और ड्यूटी आवर्स इतने ज़्यादा हैं, तो मैनेज नहीं हो पाया मेरे से। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मेरी स्टडी थी जो कंटिन्यू रखी। मैं सोच रही थी कि मेरा सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा सिलेक्शन, बट ड्यूटी आवर्स के साथ साथ इतना ज़्यादा था तो वर्कलोड और उसके साथ साथ मैं नहीं कर सकी। तो इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स से काफ़ी इधर उधर से मतलब मैंने किया कि क्लैरिफाई कहाँ से मुझे कोचिंग लेनी चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ना इधर से एक काफ़ी अच्छे रैंक के साथ उसकी कोई नॉन टू थी, उनका सिलेक्शन हुआ था यहाँ से। तो मैंने बिल्कुल आंख बंद करके कहीं से डेमो नहीं लिया। मैंने सिर्फ यहीं आई सर के पास, सर से पूछा सर ऐसे ऐसे मेरा बिल्कुल भी सिलेबस कवर नहीं है, मुझे बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले। तो सर ने कहा 3-4 महीने तो आपको मतलब देने ही देने पड़ेंगे स्टडी को, फोकस करके बिल्कुल आप स्टडी को टाइम दो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने नवंबर, हाफ ऑफ नवंबर में मैं जैसे छोड़ दिया था हॉस्पिटल। तो इसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी से कंसिस्टेंसी बना के रखी बिल्कुल। और इसके बाद फिर मैं रेगुलर कोचिंग शुरू की। मेरे को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहा था, मेरा सिलेबस कवर अप नहीं था, मुझे नोट्स बनाने थे, प्रैक्टिस सेट लगाने थे, रिवीज़न। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम मेरा पास में आ रहा था तो मैंने रेगुलर से रखी क्लासेस। और जैसे लास्ट में मेरा सिलेबस थोड़ा रह गया था तो फ्रेंड्स की हेल्प लेके मैंने नोट्स वगैरह उनसे PDF वगैरह लिए, उनकी फ़ोटोकॉपी करवाई। तो मेरा मतलब सिलेबस कवर किया और साथ साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाए मैंने। तो थोड़ी बहुत मुझे टेस्ट सीरीज़ वगैरह से भी हेल्प मिली, जैसे TNC टेस्ट सीरीज़ फ्री, सैटरडे फ्री टेस्ट आता था, वो मैं हर डेली देती थी, जो हर बार सैटरडे को आता था। तो थोड़ा सेल्फ एनालिसिस का मुझे पता चल जाता था। और जब मैं इधर आई तो जैसे सबसे पहले आई की क्लास चल रही थी जाबर वर्मा सर की। तो मैंने जैसे फर्स्ट डे डेमो लिया था इधर का, तो बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज, डायग्रामेटिक वे से कंटेंट जो था मुझे बहुत अच्छा लगा था इधर का। तो मतलब
और उसके बाद जैसे मेरा कोई डाउट था, मैं टॉपिक कवर होने के बाद बिल्कुल मतलब टॉपिक जैसे ही कवर अप होता तो मैं साथ के साथ ही पूछ लेती, उसको पेंडिंग में रखती नहीं सर। मतलब ये था कि डाउट है जो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो कई बार ये होता है कि हमारा डाउट जो है पेंडिंग में रह जाता है, बाद में सोल्व करते हैं नहीं करते हैं तो वो रह ही जाता है, और क्या पता उसी से क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो इसलिए मैं मतलब डाउट्स जो मेरे साथ के साथ ही कवर अप कर लेती थी। थैंक यू। ज्योति जी, तो जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं पिछले लंबे टाइम के साथ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, देख रहे हैं हम लोग, कोचिंगों पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जा रहे हैं, या जो अभी बैच पास आउट होके निकलेंगे फाइनल ईयर्स के जहाँ से भी, तो उनको एक सही प्रॉपर क्या आप मोटिवेट या गाइड करेंगे कि भाई उन्हें अगर नर्सिंग ऑफिसर का टैग चाहिए है तो उन्हें एज सून एज क्या डिसीजन लेना चाहिए पढ़ाई के रिगार्डिंग, या वो रिलैक्स करें एग्ज़ाम दे के घर जाके, या अभी इसी को कंटिन्यू कर दें स्टडी को 5-7 महीने? क्योंकि अभी तो ये मान के चलिएगा कि जॉब फेयर सा लगा हुआ है, हर जगह वैकेंसी आ रही है, लगातार हर महीने कोई ना कोई एग्ज़ाम देखने को बच्चों को मिल रहा है। तो इस रिगार्डिंग क्या कहेंगे कि भाई बच्चों को क्या डिसीजन लेना चाहिए कोचिंग के लिए, या रेस्ट करें या प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं? प्राइवेट सेक्टर में देखो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे देखो ड्यूटी आवर्स भी काफ़ी ज़्यादा, वर्कलोड इतना ज़्यादा है। तो और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, देखो ड्यूटी आवर्स हैं कम, और मतलब अब सुख ले लोगे जैसे तो बाद में कष्ट झेलना पड़ेगा, अब कष्ट ले लोगे तो बाद में सुखी, है ना, ये तो है ही। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरफ ना जाके आप ये है कि कॉन्टीन्यूटी से कंसिस्टेंसी बना के गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करो। अब अगर सक्सेस चाहिए ही है तो मतलब काफ़ी जो मेन पॉइंट्स हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सक्सेस के लिए फेलियर भी आते जाते रहते हैं, अप एंड डाउन तो होता ही है। मतलब जिसको एक बार ठोकर लग जाती है, आई थिंक मतलब बहुत काम आती है वो, तो मेरे को भी लगी है। मैंने जैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एग्ज़ाम दिया है, उससे पहले मैंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है जैसे। बट ये था कि उस टाइम पे मेरा MLSP सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो वो भी मेरे लिए एक फेलियर ही रहा है। फिर MNS भी जैसे काफ़ी अच्छा रैंक मेरा रहा था, बट ठीक है मैंने उसको फेस किया। तो और कंटिन्यूटी मैंने बना के रखी। एक बार डीमोटिवेट तो देखो सब होते हैं अगर फेलियर होता है तो, बट ये है कि हाँ अगर मेरे ये था कि हाँ सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, तो मैंने मतलब अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी थी। और जो मेरे डाउट्स थे क्लासेस ख़त्म होने के बाद, मैं हमेशा डेली की डेली पूछती थी सर से, सर ने कभी मना नहीं किया था ऐसे डाउट्स क्लियर करने से। तो ये था कि हाँ हर एक डाउट मुझे लेना है, पेंडिंग में कभी नहीं छोड़ा था। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे लगते थे कि हाँ यार ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं है मतलब, और ऐसा होता था कि वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में मुझे मिलता था। तो अब मैं ऐसा हर एक क्वेश्चन पे फोकस करने लगी थी। तो और ये भी था कि जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते रहे डिफरेंशिएशन वाले कि हाँ इन दो में डिफरेंस हमें दो में डिफरेंस जैसे मैं याद कर लेती थी तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती थी। तो मैं क्या करती थी, जैसे ओपन और क्लोज एंगल ग्लूकोमा ही मान लो आप, तो है ना अब की बार ये सही का भी ये क्वेश्चन था, तो एक का सिर्फ याद कर लेती थी कि हाँ एक में क्लोज विजन एक में पेरिफेरल विजन है, एक का याद कर लेती, दूसरा तो अपोजिट अपने आप ही याद हो जाना है। तो दो याद करती तो ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता था, तो एक याद करके चलते हैं तो मतलब अपने लिए हेल्पफुल रहता है वो सब। और कुछ पूछना चाहते थे? DNC टीम का क्या रोल रहा? कहीं ना कहीं 1%, 2%, 5% के हाँ कहीं ना कहीं हेल्प मिली मुझे कि भाई वाक्य में बच्चों को DNC टीम पे ट्रस्ट करके आना चाहिए यहाँ डेमो के लिए, कि भाई नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। आई थिंक मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर जिसको भी इसका टैग लेना है, इसके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म
मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि इधर क्या है कि जो भी कंटेंट किया जाता है, करवाया जाता है, क्वालिटी कंटेंट होता है बिल्कुल। और क्या है कि जहाँ पे मान लो ट्रिक की ज़रूरत है, वो ट्रिक डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट करवाया जाता है, अगर जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत है ट्रिक से करवाया जाता है। तो मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट में मेरे को यहाँ पे मिला, और डाउट क्लासेस मिली, और टेस्ट जो यहाँ पे जो करवाए जाते थे, मैं टेस्ट नहीं छोड़ा करती थी। मेरा बेशक से थ्योरी पार्ट रह जाता, मैं कैसे भी करके कर लेती थी कहीं ना कहीं से एडजस्ट, बट टेस्ट जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे जाते थे मैंने कभी नहीं छोड़े, टेस्ट ज़रूर दे के जाती थी। उससे क्या था कि सेल्फ एनालिसिस का पता चल जाता था। सर भी कहते थे कि नेगेटिव से बचो, जिसका मतलब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव से जो भी अब बच्चा अवॉइड हो गया है तो उसका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं हर बार टेस्ट देने आती थी इधर, और काफ़ी अच्छी गाइडेंस मुझे मिली है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे मिला है इधर, और फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैंने अरविंद सर के नोट्स किए थे ओबीसी के, और मतलब इतना अच्छे से इजी लैंग्वेज में, और कंटेंट भी ये नहीं है कि बिल्कुल हाँ कुछ फालतू का ये वो, बट मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे। और पीडियाट्रिक्स का ये है कि इतनी आसान लैंग्वेज कि मैं 4 घंटे में तो मेरे नोट्स है जो वो रिवाइज़ कर देती हूँ। और ये था कि मतलब इतना इजी कंटेंट मुझे इतना जल्दी याद होने वाला, और इतना मतलब ट्रिक वगैरह जहाँ पे यूज़ होनी चाहिए वहाँ पे ट्रिकी वे से याद करना, तो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे हेल्पफुल रहा है ये सब। थैंक यू सर। ज्योति जी बहुत बहुत थैंक यू है आपका कि ये प्राउड मोमेंट आपने हमें दिए, और मैं चाहूँगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने फ्रेंड सर्कल हो जिन्होंने हेल्प की है, पेरेंट्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई थैंकफुल मोमेंट ऐसे होते हैं जो शायद हम नहीं बोल पाते फेस टू फेस कहीं ना कहीं। तो मैं चाहूँगा कि भाई चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, आप ज़रूर एक बार दिल से धन्यवाद करें, और जो जर्नी अब स्टार्ट होगी आपकी कामयाबी की उसको आप अच्छे से एंजॉय करें। मैं अपने सबसे पहले तो टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, डीएनसी फैकल्टी जिसने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है इधर, मेरा कोई डाउट नहीं रहने दिया, कोई डाउट पेंडिंग नहीं रहने दिया, और सेल्फ एनालिसिस मुझे पता चली, नेगेटिविटी जो है उससे अवॉइड करवाया, बिल्कुल काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया। तो मेरे लिए मेरे करियर का जो मेन जो फैक्टर है यहाँ की फैकल्टी है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं इधर फैकल्टी का ही थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि इधर जैसे मैंने एमएसएन थी, एमएसएन का मुझे मतलब क्या था कि जो कंटेंट करती थी पहले सेल्फ स्टडी मैंने की थी, तो एक टाइप से जो कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं था, तो एक टाइप से रेक्टिफिकेशन टाइप मैं कर लेती थी। मेरे को ये करना था कि हाँ सिलेक्शन लेना है, तो जो कंटेंट मैंने किया पहले रेक्टिफिकेशन टाइप मैं करती थी, जो मतलब मेरे को समझ में आ जाता वो तो कर लेती थी, बट थे डाउट्स रह जाते थे खुद के बिना टीचर्स की गाइडेंस के। बट यहाँ पे क्या था, एमएसएन जैसे मैंने की थी इधर, तो एमएसएन ये मनीष सर की मैंने और झाबर वर्मा सर की, तो इतनी बेस्ट मुझे यहाँ की एमएसएन स्टडी लगी सर की कि इससे अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता एमएसएन। आप भी ज़रूर डेमो लेके देखिए एक बार, क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल प्रोवाइड करवाया जाता है इधर, और बिल्कुल गाइडेंस सपोर्ट सब। थैंक यू। धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद साथियों। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और अचीवर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद।